निकट भविष्य में रहस्यमय जीव कहीं से भी प्रकट होते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्वनाशकारी घटना होती है जिसमें बहुत कम लोग बचते हैं। जो हुआ उसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि संक्रमण ले जाने वाला कीड़ा, बैंगनी धुंध और मानवता के लिए सजा, लेकिन वे सभी अफवाहें हैं और कोई भी वास्तविक कहानी नहीं जानता है। शहर में पॉल आपूर्ति की तलाश कर रहा है जब अचानक सायरन बजने लगते हैं। वह तुरंत बाहर भागता है और सड़कों से अपना रास्ता बनाता है। जब आवश्यक हो तो छिप जाता है और किसी भी चीख और बम से दूर चला जाता है। जैसे ही शहर काले धुएं से ढक जाता है, पॉल बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में पहुंच जाता है, जहां वह अपने बच्चों से फिर से मिलता है, जिनकी देखभाल उसे अकेले ही करनी होती है। 15 साल बाद पॉल के लड़के स्वस्थ किशोर बन गए हैं। वे एक ही घर में रहते हैं और दिन में आपूर्ति की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन वे रात में छिपे रहते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, जोसेफ खिड़कियों को ढक देता है और अपने कुत्ते रोक्को को घर में आने के लिए कहता है। पॉल तब तक बाहर इंतजार करता है जब तक वह थॉमस को वापस आते नहीं देखता और उसे देर से आने के लिए डांटता है। थॉमस बताते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों रोज परिवार की मदद करना पसंद है, जिनके पास एक खेत है। वे तीनों डिनर करने से पहले हर दरवाजा और खिड़की बंद करना सुनिश्चित करते हैं। पॉल एक बार फिर थॉमस को डांटते हुए कहते हैं कि अगर वह फिर कभी देर से आया तो उसे अब सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जोसेफ अपने भाई का मजाक उड़ाता है और जल्द ही बहस हाथापाई में बदल जाती है। पॉल जल्दी से उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे इंसान हैं, जानवर नहीं। डिनर के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन जब रॉको फर्श पर खरोंचने और गुर्राने लगता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। इसे एक शगुन के रूप में देखते हुए पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और दरवाजे पर अचानक धमाका सुनकर चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीव अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे तुरंत दरवाजा पकड़ लेते हैं ताकि वे उसे जबरदस्ती न खोल सके। कई सेकंड तक बहुत ज्यादा हिलना डुलना और पीटना होता है, जब तक कि जीव हार नहीं मान लेते और चले नहीं जाते। थॉमस जोसेफ को मदद न करने के लिए पुकारता है, लेकिन जोसेफ बताता है कि वह और जानने के लिए सुन रहा था। 3 प्रयास हुए, पहला 10 सेकंड का था, दूसरा 20 सेकंड का था और आखिरी सिर्फ एक। जोसेफ का मानना है कि पहला एक परीक्षण था, दूसरा वास्तव में आगे बढ़ने का प्रयास था और तीसरा सिर्फ एक निराश करने वाला प्रहार था। अगले दिन वे दरवाजे की जांच करते हैं और लकड़ी पर पंजों के निशान देखते हैं। दरवाजा मजबूत नहीं रह गया है, इसलिए पॉल और उसके लड़के उसे मजबूत बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे अपनी सारी खोज वापस घर ले आते हैं और जब थॉमस लकड़ी काट रहा होता है तो पॉल जोसेफ को देखता है, जो खलिहान में कुछ बना रहा होता है। पॉल के कुछ कहने पर जोसेफ स्वीकार करता है कि वह एक वाहन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह सीमित और डरा हुआ महसूस करने से थक गया है। हालांकि वह इसे काम नहीं करवा पाता। पॉल प्रभावित होता है और एक नजर डालता है, जल्दी से कुछ बदलाव करता है, जिससे आखिरकार कार चलने लगती है। उत्साहित होकर पॉल किशोरों को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए एक सवारी पर ले जाता है। वे 1 घंटे तक भटकने के बाद घर जाते हैं और पॉल घोषणा करता है कि खिड़कियों को अभी भी मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए वह लड़कों को नदी में बचाव के लिए भेजता है। थॉमस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उससे वादा किया गया था कि वह आज खेत जा सकता है, लेकिन पॉल कहता है कि यह ज्यादा जरूरी है। भाई कार में चले जाते हैं और थॉमस इसके लिए जोसेफ को दोषी ठहराना शुरू कर देता है। कहता है कि पॉल ने थॉमस को भी अपने भाई की रक्षा के लिए भेजा था। जोसेफ को नहीं लगता कि उसे सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए जब वे खेत से गुजरते हैं तो थॉमस कार से उतर जाता है और जोसेफ से वापस आते समय उसे लेने के लिए कहता है। घर में पॉल दरवाजा मजबूत करने का काम पूरा करता है और झरने के पास अकेले धूम्रपान करने के लिए ब्रेक लेता है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे चट्टानों में एक काला डरावना छेद दिखाई देता है। इस बीच जोसेफ नदी पर जाता है और आपूर्ति की तलाश में एक पुराने परित्यक्त जहाज में उतरने से पहले खुद को कार से बांध लेता है। एक लॉकर के अंदर उसे एक गंदी पत्रिका से एक पिनअप मिलता है, जिसे देखकर वह एक पल के लिए अवाक रह जाता है। फिर वह अंदर की ओर देखता है और अचानक चौंक जाता है जब कूड़े के ढेर से कीड़ों का एक झुंड निकलता है। वे उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसकी त्वचा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे वहां से जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है। खेत में थॉमस परिवार के कामों में मदद करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वहां जाने का उसका मुख्य कारण मालिकों की बेटी शार्लोट है। यह स्पष्ट है कि किशोरों को एक दूसरे पर क्रश है और वे खेत में एक साथ टहलने जाते हैं। शार्लोट थॉमस को एक पेड़ से बंधी रस्सी दिखाती है और समझाती है कि जब वह छोटी थी तो उसे तभी बाहर खेलने की अनुमति थी जब वह पेड़ को छू रही होती थी, इसलिए वह खुद को बांध लेती थी ताकि तकनीकी रूप से पेड़ से जुड़ी रहने के दौरान दौड़ने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। वे एक खेल भी खेलते हैं जिसमें वे सर्वनाश के कारणों के बारे में अजीबोगरीब सिद्धांत साझा करते हैं। जब थॉमस के जाने का समय आता है तो चार्लोट उसे कसकर गले लगाती है और गाल पर एक छोटा सा चुंबन देती है। थॉमस अगले दिन और कामों में मदद करने के लिए वापस आने का वादा करता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जोसेफ थॉमस को लेने के लिए वापस आता है। सूरज ढलने लगता है, इसलिए दोनों लड़कों को जल्दी करने की जरूरत है। पॉल घर लौटता है और जब उसे रोको तो मिलता है, लेकिन उसके दोनों बेटे नहीं मिलते तो वह चिंतित हो जाता है। जोसेफ कार में वापस आ जाता है।
पहले तो कार स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह आखिरकार उसे चलाने में सफल हो जाता है। थॉमस जितनी तेजी से भाग सकता था, भागता है और फिसल जाता है और जमीन में एक दरार में गिर जाता है। जब जोसेफ अपने भाई को लेने आता है तो वह उसे इधर उधर नहीं देखता और बस चलता रहता है। जब वह घर पहुंचता है और अपने पिता को बताता है कि क्या हुआ, तो पॉल उसे अंदर जाने और सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, जबकि वह और रोको थॉमस की तलाश करते हैं। दरार में थॉमस बहुत दर्दनाक शरीर के साथ उठता है। लाइटर का उपयोग करते हुए वह क्षेत्र के चारों ओर देखना शुरू करता है और दीवार में एक छेद से एक प्राणी को बाहर निकलते हुए देखकर चौंक जाता है। वह चीखता भी है, जिसे पॉल और रोको सुन लेते हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए थॉमस एक छोटा चाकू निकालता है और राक्षस के हाथ पर वार करता है, जिससे वह छेद में वापस चला जाता है। हालांकि जब थॉमस पीछे हटता है तो एक दूसरा प्राणी ऊपर दिखाई देता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए, पॉल आता है और राक्षस को वापस खींचता है और जल्दी से उसे मार देता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोको एक सुरंग ढूंढते हैं जो उन्हें सीधे दरार में ले जाती है। इस समय जंगल से भागना खतरनाक है, इसलिए वे सुरक्षा के लिए सूर्योदय तक दरार में रहने और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का फैसला करते हैं। वे छेद से जीवों को आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए वे एक फ्लेयर तैयार करते हैं, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है। पता चलता है कि राक्षस अब भूमिगत हो रहे हैं और निकास द्वार को मिट्टी से ढककर समूह को दरार में फंसा रहे हैं। जब रोको भौंकता रहता है और दरार से गड़गड़ाहट बंद नहीं होती, तो पॉल अपने बेटे और कुत्ते को पीछे हटने के लिए कहता है और वह फ्लेयर को जमीन में खुल रहे छेद के अंदर डालता है। जब जीव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पॉल एक छोटा विस्फोट करता है जो दुखद रूप से उसे भी लग जाता है। घर में जोसेफ बहुत सी चरमराहट सुनता है और योजना बनाना शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद वह अपनी कुर्सी पर रस्सी बांधकर मुख्य द्वार के सामने बैठ जाता है और सो जाता है। जल्द ही एक प्राणी दरवाजे के छेद को ढकने वाली लकड़ी को हिलाता है और अंदर पहुंचता है, जिससे उसकी कील बढ़ती है ताकि यह पता चल सके कि जोसेफ वास्तव में सो रहा है या नहीं। जब लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो प्राणी अंदर आ जाता है, लेकिन जोसेफ को पता चलता है कि वह नाटक कर रहा था और रस्सी खींच लेता है। छत से एक पिंजरा गिरता है जो तुरंत प्राणी को पकड़ लेता है। खुद पर गर्व करते हुए जोसेफ पिंजरे को कंबल से ढक देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह चिंतित है क्योंकि बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह कार में खोज करने के लिए बाहर जाता है। इस बीच थॉमस ने फिर से प्रवेश द्वार खोलने के लिए गिरी हुई मिट्टी को खोदा है और अपने गंभीर रूप से घायल पिता को बाहर खींच रहा है। रोको भी बाहर आता है और जोसेफ को खोजने के लिए कार की आवाज का अनुसरण करता है और उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाता है। भाई तुरंत मिलकर पॉल को कार तक ले जाते हैं और फिर घर में उसके बिस्तर तक ले जाते हैं। जब वे आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करते हैं तो थॉमस आखिरकार पिंजरे को देखता है और कंबल के नीचे देखता है, जिससे प्राणी पागल हो जाता है। जोसेफ ने तुरंत कंबल वापस रख दिया, यह समझाते हुए कि प्रकाश राक्षसों को नुकसान पहुंचाता है। फिर वे पॉल के घावों पर पट्टी बांधते हैं, जबकि जोसेफ समझाता है कि कल रात प्राणी को अंदर आने में 8 सेकंड लगे, जो अब तक का सबसे कम समय था। उसे यह भी यकीन है कि एक दूसरा प्राणी भी था जो चला गया। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और जोसेफ निष्कर्ष निकालता है कि कुछ ठीक नहीं है। थॉमस बताते हैं कि जीव चतुर हैं। कल रात उन्होंने गुफा में बहुत से जीवों को मार डाला और शायद वे बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि शार्लोट ने कहा था कि वे शायद ही कभी खेत में जाते हैं। जोसेफ को नहीं लगता कि उन्होंने जीवों को मार डाला, उसे लगता है कि केवल पॉल ने ही ऐसा किया है। खुद को साबित करने के लिए थॉमस पिंजरे में प्राणी को मारने की कोशिश करता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसका अध्ययन करना चाहता है। संघर्ष में राक्षस भाग जाता है, जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जब वह आखिरकार बाहर झांकता है तो रोको उस पर भौंकना शुरू कर देता है, इसलिए राक्षस हमला करने के लिए बदल जाता है। जोसेफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और फिर थॉमस एक कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। अभी भी और अधिक जानने की चाहत में जोसेफ शव को खलिहान में ले जाता है और उसे खोलना शुरू कर देता है, जबकि रोको और कीड़ों का एक झुंड उसे देख रहा होता है। चाहे वह कितना भी काट ले, उसे यह समझ में नहीं आता कि यह क्या हो सकता है। फिर थॉमस उसे बताता है कि उन्हें पॉल को शार्लोट के खेत में ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बेहतर घर और असली दवा है। जोसेफ को नहीं लगता कि रोज उसकी मदद करेंगे, लेकिन थॉमस उसे साथ चलने के लिए मजबूर करता है। भाई पॉल को वापस कार में बिठाते हैं और खेत की ओर जाते हैं, जहां शार्लोट के माता पिता जोसेफ को सही साबित करते हैं। उनके पास पर्याप्त दवा नहीं है, इसलिए वे इतनी बुरी तरह से घायल किसी व्यक्ति को अपने घर में रखने से इनकार करते हैं। शार्लोट विरोध करती है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि उसके माता पिता थॉमस को रहने देने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे पॉल और जोसेफ के पास उनके घर में ज्यादा संसाधन हो जाएंगे। जोसेफ तुरंत वहां से चला जाता है और जब थॉमस उसका पीछा करता है तो बहस शुरू हो जाती है, जिसमें जोसेफ अपने पिता की आने वाली मौत के लिए थॉमस को दोषी ठहराता है। क्रोधित होकर थॉमस अपने भाई को जमीन पर धकेल देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है तो वह पीछे हट जाता है।
जोसेफ तुरंत कार में बैठ जाता है और अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है। इसलिए थॉमस खेत में परिवार के साथ शामिल हो जाता है। इसके बाद शार्लोट थॉमस के साथ कुछ अच्छा खाना खाती है और उसे अपनी कुछ चीजें दिखाती है जिन्हें थॉमस ने पहले कभी नहीं देखा था। किशोर एक मधुर पल साझा करते हैं और चुंबन करते हैं, लेकिन शार्लोट के पिता द्वारा बाधित होने के बाद जो अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। वापस आते समय थॉमस ने भेड़ों को डर के मारे भागते हुए और हर जगह गंदगी के ढेर को देखा, जिसका अर्थ है कि जीव भूमिगत घूम रहे हैं। जब वह घर पहुंचता है तो जोसेफ दीवार के पास गंदगी का एक रास्ता देखता है, इसलिए उसे डर लगता है कि राक्षस घर के नीचे हो सकते हैं। अपने पिता की देखभाल करने के बाद जोसेफ खलिहान में जाता है और एक नई योजना बनाने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह सभी खिड़कियों को भी बंद करना शुरू कर देता है और जैसे ही वह घर के चारों ओर घूमता है वह एक कालीन पर पैर रखकर गिर जाता है। इसके नीचे एक छेद है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस पहले से ही इमारत के अंदर है। खेत में शार्लोट ने थॉमस को रसोई में इधर उधर झांकते हुए पाया। वह अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित है, इसलिए वह कुछ दवाई ढूंढ कर जाना चाहता है। शार्लोट उसे दवाई देती है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है और वापस आने का वादा करता है, इस बात से अनजान कि कोई उनकी बातें सुन सकता है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही एक फॉर्म कर्मचारी उस पर बंदूक तान देता है और उस पर चोरी का आरोप लगाता है। हताश थॉमस ये समझाने की कोशिश करता है कि शार्लोट ने उसे बंदूक दी, लेकिन वह आदमी उस पर विश्वास नहीं करता। सभी कर्मचारी मिलकर थॉमस को खलिहान में ले जाते हैं, जहां वे उसे बांध देते हैं और उसके साथ जो कुछ करने वाले हैं उसे छिपाने के लिए कुछ संगीत बजाते हैं। वे थॉमस के पैर पकड़ लेते हैं और एक आदमी उन्हें गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वह गोली चलाने में विफल हो जाता है। दूसरे लोग उसे देखने के लिए दौड़ते हैं, तभी एक प्राणी छेद से बाहर कूदता है। मुख्य घर में शार्लोट के माता पिता शोर सुनकर जाग जाते हैं। पिता जांच करने के लिए मोमबत्ती जलाता है, लेकिन एक प्राणी कमरे में घुस जाता है और हमला कर देता है। मोमबत्ती गिरती है और तुरंत आग लग जाती है, जबकि राक्षस पिता से मां की ओर कूदता है, उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पिता उसे वापस खींच लेता है और मां अपनी बेटी को खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन वह प्राणी उसके बहुत दूर जाने से पहले ही उस पर कूद जाता है। राक्षस फिर से रूपांतरित होने के लिए हिलता है और हमला करने से पहले महिला पर उल्टी करना शुरू कर देता है। अपने बेडरूम में शार्लोट सुनती है कि कैसे उसके माता पिता दोनों की हत्या कर दी गई है। एक बार जब आवाजें बंद हो जाती हैं तो वह बाहर आती है और खून के निशान देखकर भयभीत हो जाती है, जिसका वह पीछा करती है जब तक कि वह बाथरूम में अपनी मां के शरीर के साथ प्राणी को अपनी पीठ पर नहीं पाती। खलिहान में पुरुष प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक एक करके वे मारे जाने लगते हैं और जो लोग बाहर निकलने में कामयाब होते हैं उनका पीछा किया जाता है, क्योंकि और भी प्राणी आते रहते हैं। खलिहान में जल्द ही आग लग जाती है और थॉमस अपने बंधे हुए फर्नीचर को गिराने में कामयाब हो जाता है। लकड़ी को तोड़कर अपने हाथों को छुड़ा लेता है। उस पल एक प्राणी उसे ढूंढता है, लेकिन हमला करने से पहले शार्लोट उसे गोली मार देती है। इसके बाद किशोर बाहर भागते हैं और थॉमस घर में आग लगी हुई देखता है। शार्लोट बताती है कि उसके माता पिता चले गए हैं, इसलिए वे थॉमस के घर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। जोसेफ के घर वापस आकर वह कुछ समय खरीदने की उम्मीद में ढेर सारा फर्नीचर गड्ढे में फेंक देता है। फिर वह अपने बेहोश पिता की जांच करता है और लड़ने के लिए तैयार होने से पहले उनके माथे को चूमता है। दरवाजे का छेद अचानक खुल जाता है, हालांकि वहां सिर्फ थॉमस और शार्लोट हैं। जोसेफ स्वीकार करता है कि उसे थॉमस की मदद की जरूरत है, लेकिन पॉल के जागने से उनकी बातचीत बाधित होती है। पॉल जल्दी से दवा लेता है और अपने बेटों से लड़ाई जारी रखने के लिए कहता है। जोसेफ अपनी योजना दूसरों के साथ साझा करता है और वे खलिहान में जितने भी गैस के डिब्बे पाते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, जबकि रोको उन्हें आने वाले खतरे के बारे में सचेत करने के लिए भौंकता रहता है। समूह एक पुराने फ्रीजर को भी घर में ले जाता है। इसके बाद थॉमस और शार्लोट हर बची हुई खिड़की को मजबूत करना शुरू करते हैं, जबकि जोसेफ फर्नीचर का ढेर बनाता है और उस पर सारी गैस डालता है। ऊपर से वह हर विस्फोटक वस्तु जो उसे मिल सकती है और अपने पिता की एक सिगरेट डालता है जो धीरे धीरे जल रही है। अचानक छेद को ढकने वाला ढेर हिलना शुरू हो जाता है। उसी समय एक प्राणी पॉल के साथ कमरे में चिमनी से नीचे आता है। एक और राक्षस छेद से बाहर आता है और जब वह एक दरवाजे को पार करता है तो थॉमस उसे पीछे से चाकू मारता है। प्राणी तुरंत वापस हमला करता है, लेकिन थॉमस अपना चाकू निकालता है और उसके सिर पर वार करता है, जिससे वह वास्तव में मर जाता है। तीसरा शार्लोट के पीछे जाता है और वह जल्दी से उसे गोली मार देती है। फिर दोनों जोसेफ से मिलने के लिए दौड़ते हैं और वे फिर से फ्रीजर को हिलाना शुरू करते हैं। अचानक उनके पीछे दरवाजा खुलता है, जिसमें पॉल दिखाई देता है, जो चिमनी राक्षस को मारने के कारण खून से लथपथ है। पॉल शार्लोट की बंदूक लेता है और नीचे के जीवों को मारने के लिए फर्श पर गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि भीड़ बहुत बड़ी है और जल्द ही गलियारे में दिखाई देती है, उसकी ओर दौड़ती है। पॉल पहले वाले को लात मारता है, जिससे कुछ कंपन होता है और वजन से अधिकांश जीव फर्श से नीचे गिर जाते हैं।
कुछ राक्षस अभी भी बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किशोर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं इससे पहले कि वे पॉल को चोट पहुंचाए, जो तीनों की टीम वर्क से प्रभावित होता है। इसके बाद तीनों किशोर और रोको फ्रीजर की ओर भागते हैं। उनका पीछा करने के बजाय पॉल दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें कुछ समय देने के लिए रुक जाता है। समूह फ्रीजर के अंदर छिप जाता है, जबकि पॉल उस दिन को याद करता है जब उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था, उन्हें बता रहा था कि सब ठीक रहेगा। जीवों का एक नया झुंड अंदर घुसता है और पॉल उनका ध्यान भटकाता है जब तक कि फर्नीचर का ढेर आखिरकार फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर ढह जाता है और आग लग जाती है। फ्रीजर चलना शुरू हो जाता है और कई मिनट तक चलता रहता है। जब ये आखिरकार रुक जाता है तो किशोर बाहर आते हैं और पॉल को खोजने के लिए मलबे में बेताब होकर खोज करते हैं। तभी अचानक एक प्राणी बाहर कूद पड़ता है। समूह कार की ओर भागता है और आग से घिरे राक्षस का पीछा करते हुए भाग जाता है। शार्लोट की गोलियां कुछ नहीं करती हैं, इसलिए जब राक्षस काफी करीब होता है तो वह अपनी बंदूक से उसे मारती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। कुछ मील बाद समूह कार रोकता है और सितारों को देखता है, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे हमेशा रात में अंदर रहते थे। अगली सुबह समूह घर लौटता है और फैसला करता है कि वे उसी जगह को फिर से नहीं बनाना चाहते हैं। वे जो भी आपूर्ति पा सकते थे उसे इकट्ठा करने के बाद वे अपने सभी प्रियजनों को दफनाते हैं और अंतिम अलविदा कहते हैं। इसके बाद तीनों किशोर और रोक्को घाटी के नीचे खेतों में एक नया घर खोजने की उम्मीद में कार में निकल जाते हैं।